मित्रों, आज की इस कार्यशाला में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कितने प्रकार के पत्र होते हैं, या फिर सरकारी कार्यालयों में जब आप कार्यरत होते हैं तो किस किस प्रकार के पत्र होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, प्रारूप उनका क्या है, पूरे विवरण पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें पत्रों के जो रूप होते हैं वो आपके सामने है। सरकारी पत्र होता है, फिर अर्ध सरकारी पत्र, उसके बाद ये सरकारी और अर्ध सरकारी तो आपने अपने अध्ययन में एमए, बीए या फिर इंटरमीडिएट या फिर माध्यमिक परीक्षा में हर जगह इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा होगा। और उसके बाद आपने पढ़ा होगा अनौपचारिक पत्र। 3 प्रकार के पत्रों के बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसमें और कई चीज़ जुड़ेंगे। अमूमन वह पत्र का ही प्रारूप है, लेकिन अलग अलग प्रयोजन के लिए उनका प्रयोग होता है। जैसे सबसे पहले हो गया सरकारी पत्र, उसके बाद आता है अर्ध सरकारी पत्र, उसके बाद आता है आदेश, फिर आता है आदेश में भी कार्यालय आदेश आएगा, उसके बाद आता है कार्यालय ज्ञापन, फिर बनता है परिपत्र, परिपत्र के बाद बनता है अनौपचारिक टिप्पणी, फिर अनुस्मारक या स्मरण पत्र बनता है, उसके बाद अधिसूचना, फिर संकल्प और प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट। अमूमन देखने में ये दोनों चीज़ें एक जैसी लगती हैं, पर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब मैं हर पत्र के बारे में विशेष रूप से आपको जानकारी देना प्रारंभ करता हूँ। देखिए, सबसे पहले सरकारी पत्र होता है। सरकारी पत्र क्या है? सामान्यतः सरकारी कार्यालय द्वारा सूचना देने या लेने के लिए इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग होता है। यह विशेष रूप से विदेशी सरकारों से, जैसे मान लीजिए आपका विभाग है, किसी दूसरे विभाग को पत्र लिख रहा है। जैसे मान लेते हैं आप किसी एक विद्यालय में हैं, सरकारी संस्थान है, उसे दूसरे विद्यालय में या फिर किसी और विभाग में लिखना होता है, या फिर केंद्र सरकार के कार्यालय से राज्य सरकार के कार्यालय में, या फिर केंद्र सरकार से राज्य सरकार में, या फिर राज्य सरकार से राज्य सरकार, किसी में भी चलता है। उसके बाद संवैधानिक निकाय जितने हैं उनमें आपसी पत्राचार या फिर बाहरी पत्राचार। उसके बाद फिर उपक्रम और निगम। ये उपक्रम का मतलब पीएसयूज होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं, और निगम में कॉरपोरेशन आता है, ईएसआई कॉरपोरेशन और तमाम तरह के कॉरपोरेशन आते हैं। उसके बाद किसी व्यक्ति या जनता को, सरकारी कार्यालय से व्यक्ति या जनता को कई बार भेजा जाता है, तो वह इसमें आता है। उसके बाद संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार के लिए, मान लीजिए आपका एक कार्यालय है, वह मुख्यालय है, उसके संबद्ध 5-6 कार्यालय हैं, या उसके अधीनस्थ 5-6 कार्यालय हैं, 10-12 हो सकते हैं। तो जब आपके मुख्य कार्यालय से, आपके मुख्यालय से बाकी कार्यालयों को कोई पत्राचार किया जाता है, वह भी सरकारी पत्र के प्रारूप में आता है। अब देखिए, जो सरकारी पत्र ही नहीं, किसी पत्र की यदि बात करें तो सबसे पहले उसमें आती है भाषा। भाषा कैसी हो यह जरूरी है, क्योंकि आप पत्र लिखते हैं किसी भी विभाग को, किसी व्यक्ति को, तो आपकी भाषा इतनी सरल हो कि सामने वाले को समझने में दिक्कत न हो। तो भाषा में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। आप जो कहना चाहते हैं घुमा फिरा करके नहीं, सीधे सीधे बात करिए। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वह है वाक्य छोटे हों और सरल हों। फिर इसके बाद जो तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है वह है पत्र में द्विअर्थी या अस्पष्ट या अनिश्चित अर्थ देने वाले शब्दों से बचना चाहिए। हमेशा ही प्रयास कीजिए, क्योंकि जो भी सरकारी पत्राचार हो, अगर आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसका 2 अर्थ निकले तो बाद में परेशानी का यह कारण बन सकता है। अब आप सरकारी पत्राचार की अगर बात करें तो अंग्रेजी में लिखा रहता है आई एम डायरेक्टेड टू से दैट। उसका हिंदी अनुवाद करते हैं मुझे यह कहना है, या फिर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, या फिर अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि, इस तरह से शुरुआत करते हैं। और हिंदी में फिर आप इस प्रकार से पत्रों को कहते हैं। अमूमन क्या होता है, सरकारी कार्यालयों में लोग स्वयं कुछ नहीं कहते। आप सरकार के मुलाजिम हैं तो आप सरकार की तरफ से ये सब बातें कहते हैं। आप अर्थात एक व्यक्ति वहाँ कुछ नहीं है, चाहे कोई भी आपका पद हो या पदनाम हो, आप सरकार के एवज में, सरकार के बदले कहते हैं, उनके प्रतिनिधि होकर कहते हैं। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों का प्रचलन है। आमतौर पर यह प्रचलन आप सरकारी कार्यालय छोड़कर गैर सरकारी कार्यालयों में नहीं पाएंगे, लेकिन सरकारी कार्यालय में इस प्रकार का प्रचलन है और आप उसका प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आता है इस तरह के और भी कई वाक्य हैं, जैसे आता है कि उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक, फिर खाली स्थान रहता है, के पत्र संख्या के संदर्भ में मुझे यह कहना है कि, जैसे इन रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड जो रहता है उसका आप इस प्रकार से अनुवाद करते हैं। फिर रहता है कि अगर
कई बार क्या होता है कि किसी कार्यालय से पत्र आता है, आप उसकी पावती भेजते हैं, तो उसमें रहता है आपके कार्यालय के जो तारीख होती है, इस तारीख के पत्र संख्या वो देना ज़रूरी होता है कि पावती भेजने, अगर सिर्फ भेजना है तो भेजने का मुझे निर्देश हुआ है, या फिर आप लिखेंगे तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि पावती के साथ उन्होंने कुछ और विवरण मांगा है, तो वह विवरण आप यहाँ देते हैं। फिर तीसरे रूप में इसको लिखते हैं कि आपके कार्यालय के दिनांक जो भी है, उसके बाद पत्र संख्या के संदर्भ में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है। जैसे मान लीजिए एक कार्यालय ने दूसरे कार्यालय से पूछा कि आपके यहाँ कितने कितने लोग हैं, आपका इस्टेब्लिशमेंट क्या कहता है, और आपके यहाँ जो नियुक्त लोग हैं कितने हैं, कितना कम है, तो उन सब मामलों में इस तरह का पत्राचार करते हैं या इस तरह के वाक्य लिखते हैं। या मान लीजिए किसी ने त्यागपत्र दे दिया, तो आप लिखेंगे उस आदमी का नाम का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाए, परंतु 1 माह बाद कार्यमुक्त किया जाए। इस तरह का जो वाक्यांश है, ये अक्सर फाइलों के नोटिंग में प्रयोग किया जाता है। अब पत्रों के प्रारूप आप एक और देखेंगे कि भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं या सीधे जो भारत सरकार के कार्यालय हैं, सबसे बड़ी बात है लेटर हेड जो कहते हैं ना, पत्र शीर्ष, उसका शीर्षक इस प्रकार का रहता है। जैसे भारत सरकार मंत्रालय के कार्यालय या मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय हैं, उसमें सबसे ऊपर संख्या लिखा रहता है, पत्र संख्या, लेटर नंबर जिसको कहते हैं। उसके बाद भारत सरकार लिखा रहता है, फिर कार्यालय का नाम और पता रहता है, उसके नीचे दिनांक रहता है, और फिर बाईं तरफ शुरू होता है सेवा में किसको लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, आप वहाँ वरिष्ठ हिंदी अनुवादक हैं, तो आपको लिखा जाएगा, आपका नाम लिखा गया वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, उसके बाद किस कार्यालय में आप नियुक्त हैं, या फिर सारा विवरण रहेगा। पर कुछ ऐसे कार्यालय होते हैं जिनका अपना खुद का लेटर पैड छपा होता है, तो उसमें बाकायदे लोगों वगैरह के साथ में अक्सर यह चीज़ आपको PSUs में मिलेगा, और फिर निगम वगैरह में भी ये चीज़ें मिलती है कि उनका अपना प्रारूप रहता है, उनका अपना लेटर हेड रहता है, पर अमूमन इसी प्रकार के क्रम में जाएगा। उसके बाद फिर पदनाम, कार्यालय का पूरा पता, अंग्रेजी में भी आप लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। सबसे पहले आपका लेटर हेड होता है, उसके बाद बाईं ओर टू लिखते हैं, फिर जिसका नाम, पदनाम, विवरण वगैरह, उसके नीचे सब्जेक्ट लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ नीचे विषय लिखा जाता है। विषय लिखने के बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद आप महोदय या महोदया लिखते हैं और पत्र लिखना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। उसके बाद उसमें एक पृष्ठांकन की भी बात आती है। पृष्ठांकन क्या होता है, जैसे कोई पत्र आया, वही पत्र दूसरे विभाग को भेज दिया जाता है, अपने पास लोग नहीं रखते, तो वहाँ पृष्ठांकन कहते हैं। तो पृष्ठांकन संख्या जो भी है, दिल्ली की प्रतिसूचना निम्नलिखित को प्रेषित करें। आपने नीचे, जैसे आपके पास आया, आपने लिखा, और लिखने के बाद किस किस को प्रेषित करना वो लिखा, लिखने के बाद आपने हस्ताक्षर किया, अपना पदनाम लिखा और उसको आगे भेज देते हैं। ये पृष्ठांकन का एक प्रारूप हो जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं अर्ध सरकारी पत्रों की ओर। अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है? अर्ध सरकारी पत्र प्रायः समान स्तर पर राजपत्रित अधिकारियों, राजपत्रित अर्थात गजटेड ऑफिसर्स जो होते हैं, उनके बीच औपचारिकता से हटकर व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाने वाला, हालांकि यह भी सरकारी काम के लिए लिखा जाता है, लेकिन जैसे मान लीजिए आप किसी कार्यालय के प्रधान हैं और आप दूसरे कार्यालय के प्रधान को भेज रहे हैं, तो अर्ध सरकारी, तो उसमें प्रिय या महोदय इस प्रकार के संबोधन चलते हैं। इसका प्रयोग अक्सर समान स्तर के अधिकारियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता है, या फिर व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके कार्यालय में किसी चीज़ की कमी है, कई दिनों से आप मांग कर रहे हैं, मुख्यालय द्वारा नहीं दिया जा रहा है, तो आप अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से मुख्यालय के किसी अधिकारी या किसी पदाधिकारी को लिखते हैं और बताते हैं, तो वहाँ अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद किसी विषय पर निजी सम्मति, अभिमति देने के लिए, अर्थात आपको अपना विचार देना हो या कोई कारण हो, किसी कारण से कोई पत्र नहीं आ रहा हो, आपने कोई पत्र भेजा है उसका जवाब नहीं आ रहा हो, तो फिर अनुस्मारक के रूप में, अनुस्मारक मतलब रिमाइंडर देना होता है, उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। अब इनकी विशेषताएं हम देखें क्या क्या है। विशेषताएं हैं कि निर्धारित कार्यविधि के पालन की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, अर्ध सरकारी पत्र की कुछ विशेषता भी हैं। तो विशेषता क्या है, इनका इसमें निर्धारित कार्यविधि के पालन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बाकी में अब फॉर्मेलिटीज़ जिसको कहते हैं, फॉर्मेलिटीज़ पालन करते हैं, वहाँ उतने फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं, आप सीधे सीधे पत्र लिखते हैं। उसके बाद यह स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को अपनी ओर से पत्र लिखते हैं, कार्यालय न हो, तो उसी प्रकार का लगभग यह प्रारूप होता है।
और इसमें विशेष रूप से छपे हुए लेटर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कार्यालय प्रधान हैं, उनके नाम से जो लेटर हेड छपा रहता है उसी में ये जाएगा। अलग से कार्यालय के पैड पर यह नहीं जाता है। अगर नहीं है तो आप फिर उस प्रकार से बना लेते हैं। इसमें संबोधन और अधोलेख का विशेष महत्व होता है। अधोलेख का मतलब होता है कि जो नीचे लिखते हैं, और संबोधन का मतलब डियर सर, महोदय, महोदया, इस प्रकार से जो लिखते हैं उसका विशेष महत्व होता है। और अधोलेख जो लिखते हैं, अधोलेख मतलब जहाँ पत्र समाप्त आप कर रहे हैं तो वहाँ शुभकामना, भावनिष्ठा इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसकी भाषा जो होती है वह मित्रोत होगी और आत्मीयतापूर्ण होगी। उसके बाद प्रेषक के लिए हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन या प्राप्तकर्ता के लिए मध्यम पुरुष एक वचन आदरयुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आपको बता दें उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष हमेशा मैं होता है, फर्स्ट पर्सन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और मध्यम पुरुष का मतलब होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को अंग्रेजी में यू लिखा जाता है और हिंदी में तुम या आप लिखते हैं। तो प्रयास हम लोग करते हैं हिंदी भाषा में हमेशा आप लिखें। जिसको भी भेजते हैं क्या पता वह किस पद पे हो, हमसे बड़े पद पे हो, छोटे पद पर हो, लेकिन हमेशा आप का प्रयोग करते हैं, तुम का प्रयोग नहीं करते हैं। आदरयुक्त भाषा का प्रयोग होगा। और फिर उसमें कृपया या कृपा करें इस प्रकार की बातों का प्रयोग करते हैं। कृपया एक बोरा सीमेंट भेजने का कष्ट करें या भेजने की कृपा करें, इस प्रकार के संबोधन के साथ हम वह पत्र लिखते हैं। उसके बाद किया जाए, दिया जाए, भेजा जाए, इस प्रकार के प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे नहीं लिखेंगे 2 बोरे सीमेंट की आपूर्ति की जाए, आपूर्ति किया जाए, इस प्रकार का नहीं करते। अक्सर यह अनुरोध के रूप में ही प्रयुक्त होता है। अब इसके बाद अर्ध सरकारी पत्रों में किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करें, कुछ हम ये देखें। इसमें देखिए लिखा जाता है कि कृपया हमारा दिनांक, जो भी दिनांक है, के पत्र संख्या इतना देखें या का पत्र संख्या ये देखें। फिर इस संबंध में एक परिपत्र शीघ्र जारी करवा दें, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है। विभागीय प्रोन्नति समिति की रिपोर्ट आने तक कृपया इसे रोके रखें। कई बार होता है कि कुछ नई जानकारी देनी होती है, उसको रोकने की बात होती है। फिर कोई मामला है जिस पर आपको विचार करने के लिए कहना है, तो इस मामले पर आप विचार करें और अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं। मामला सहमति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजा गया, इस प्रकार के वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं। अब इनका जो प्रारूप होता है वह देखिए किस प्रकार का होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि लेटर हेड है तो ठीक है, लेटर हेड अगर नहीं है, जैसे मंत्रालयों से आता है, तो सबसे बाईं तरफ जिस अधिकारी के नाम से यह जारी होता है उस अधिकारी का नाम, हमने एक उदाहरण लिया है, किसी व्यक्ति का नाम हम संबोधन नहीं कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम संबोधन हो, आपत्ति हो उन्हें, तो हम उनसे पहले से ही क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए के भास्करन लिखा हुआ है, के भास्करन नहीं, नारायण, गोपाल, हरि स्वामी, जो भी आपका नाम हो जिसको आप भेज रहे हैं तो उनका विवरण रहेगा। उसके बाद उनके नाम के नीचे उनका पद नाम रहेगा और उनका दूरभाष संख्या, मतलब जिस कार्यालय से ये भेजा जा रहा है पत्र, उनका लेटर हेड है। उसके बाद उसके दाहिनी तरफ जो नाम है उसके ठीक दाहिनी तरफ अ स प स लिखा जाता है। अ स प स मतलब अर्ध सरकारी पत्र संख्या। उसके बाद खाली स्थान है, उसमें आप पत्र संख्या फाइल में जो पत्र होती हैं उसके अनुसार लिख दीजिए। फिर चूंकि आपका भारत सरकार का कार्यालय है तो भारत सरकार लिखते हैं। उसके बाद आपका जो मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय है, श्रम मंत्रालय है, जो भी मंत्रालय है वह लिखते हैं। उसके बाद आपके कार्यालय का नाम लिखा जाता है और उसके बाद कार्यालय का पता, नई दिल्ली है, कलकत्ता है, बनारस है, जो भी है वो लिखते हैं। फिर उसके नीचे आप दिनांक लिखते हैं। और उसके बाद मैंने कहा कि इसमें आदर सूचक शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ प्रिय रमणन, इन्होंने जैसे भास्करन साहब ने रमणन को लिखा है, आप मान लीजिए प्रिय नागेश्वर लिख रहे हैं, प्रिय रमेश्वर लिख रहे हैं, प्रिय राजेश लिख रहे हैं, जो भी है वो लिखने के बाद वहाँ कॉमा देते हैं और अगली पंक्ति से लिखना शुरू करते हैं। चूँकि स्थानाभाव के कारण हमने इसको छोटे में बनाने का प्रयास किया तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग गड़बड़ है। जहाँ कॉमा ख़त्म होता है उसके बाद से आप लिखना शुरू करते हैं। तो जो भी आपकी बातें हैं, इस कार्यालय के दिनांक इतना के समसंख्यक पत्र अथवा जो कुछ है वह सब विवरण देते हुए आप अपना यह पत्र पूरा करते हैं। उसके बाद आता है अगला जो है, हाँ मैं इसमें एक और चीज़ बताना भूल गया, जब यह पत्र खत्म होती है तो वहाँ भवदीय अमूमन कार्यालयों में चलता है, तो भवदीय नहीं लिख करके आपका शुभेच्छु या शुभेच्छु, फिर आप सिर्फ हस्ताक्षर करते हैं, वहाँ भवदीय वगैरह कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती। और फिर बाएं तरफ नीचे जिसको भेजा जाता है उसका नाम, पदनाम, पता और बाकी चीज़ें लिखते हैं। अब अगला आता है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश क्या होता है?
आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। आंतरिक मतलब मान लीजिए आप जहाँ कार्यरत हैं उस विभाग में ही किसी प्रकार का आदेश जारी किया जाता है तो वह विभाग के लिए, अंतर विभाग के लिए ही होता है कार्यालय आदेश। तो इसमें क्या होता है, अधिकारियों या कर्मचारियों के बीच तथा अनुभागों के बीच काम का वितरण। जैसे मान लीजिए आप अनुवादक का काम करते हैं तो आपको क्या क्या काम करना चाहिए या आपको और अतिरिक्त कुछ कार्यभार दिया जाए, उन सब में कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। अंग्रेजी में इन्हें ऑफिस ऑर्डर कहा जाता है। उसके बाद यह अधिकारियों कर्मचारियों की अनुभागों में तैनाती या एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में आपके स्थानांतरण वगैरह की जब बात होती है तब यह जारी करते हैं, या जितने प्रकार की छुट्टी होती है, आकस्मिक अवकाश को उसमें नहीं जोड़ते हैं, तो छुट्टियों का विवरण जब उसमें दिया जाता है तो यह कार्यालय आदेश के रूप में दिया जाता है। अब कार्यालय आदेश की भाषा ये आदेशात्मक होती है। जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं यू आर डायरेक्टेड, तो आपको निर्देश दिया जाता है, आपको यह निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार से लिखा जाता है। और यह अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अन्य पुरुष का मतलब हो गया यह थर्ड पर्सन में, आई और यू फर्स्ट पर्सन में, मैं और तुम या आप, उसके बाद थर्ड पर्सन में किसी व्यक्ति का नाम होता है या फिर लोग, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वह अन्य पुरुष में आता है। इनके जो वाक्य मैंने आपको बताया सूचित किया जाता है कि या फिर श्री रमेश जी आपको कल से राजभाषा अनुवाद के बजाय आपको मुख्यालय में तैनात किया जाता है। इस प्रकार के वाक्य का इसमें प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के पत्रों में अधिकतर जिस प्रकार के वाक्य प्रयोग होते हैं उसमें लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी छुट्टी मंजूर हो गई है तो छुट्टी मंजूरी का आपको एक आदेश दिया जाता है, तो वहाँ लिखा जाता है कि उपनिदेशक जो भी हैं कि दिनांक इतना से इतना तक की 20 दिनों की, 30 दिनों की जो भी है अर्जित छुट्टी मंजूर की जाती है। या मान लीजिए आप अनुवादक हैं, अनुवाद अधिकारी हैं, हिंदी अधिकारी, तो आपके लिए वो शब्द बदल जाते हैं। निम्नलिखित सहायक निदेशकों को उनको नामों के आगे दी गई तारीख से स्थायी किया जाता है। ये जब स्थायित्व होता है तब, और स्थानांतरण वगैरह तमाम चीज़ें इसमें लागू होती हैं। अब इनका जो प्रारूप होता है, जो आदेश होते हैं कार्यालय आदेश, इनका प्रारूप होगा। सबसे पहले मैंने बताया फॉर्मेट जो बनता है, सबसे ऊपर संख्या, उसके नीचे भारत सरकार लिखा जाएगा, उसके नीचे फिर कार्यालय, जो भी जिस कार्यालय में आप तैनात हैं और कार्यालय कहाँ है उसका पता, फिर उसके नीचे दिनांक, उसके नीचे फिर कार्यालय आदेश लिखा जाता है। और लिखने के बाद फिर उसमें लिखा जाता है कि लेखा अनुभाग के जो भी है, राजभाषा अनुभाग के सहायक इतना इतना से छुट्टी, बिना छुट्टी के गायब हैं, इस प्रकार की चीज़ें जो भी विवरण है आप उसमें फिर लिख सकते हैं। और इसमें जब पत्र समाप्त करते हैं तो वहाँ भी भवदीय वगैरह नहीं लिखा जाता, सीधे सीधे उसमें जारीकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर होता है, उसके नीचे उनका नाम और पदनाम होता है। और उसके बाद बाईं तरफ जा कर के किसको प्रति देना है, प्रति लिखने के बाद 1 2 3 4 जिसको आप प्रति भेजना चाहते हैं उसका उल्लेख किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया है, हस्ताक्षर होगा, फिर कोष्टक में नाम रहेगा, उसके नीचे पदनाम, और फिर प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है, वो कहाँ कहाँ जाता है वह विवरण आपको देना है। अब आता है सिर्फ जो आदेश, वहाँ कार्यालय आदेश था, ये आदेश है। आदेश का प्रयोग कहाँ होता है? आदेश का प्रयोग होता है नए पदों के सृजन की संस्कृति में। कुछ भी नई बात होती है या वित्तीय मंजूरी जब होती है या विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई, जैसे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई चलनी हो या कुछ बात हो तो स्पष्टीकरण मांगा जाता है, शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है, इस प्रकार की चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। अब आदेश अगर आप देते हैं तो उसकी भाषा हमेशा आदेशात्मक ही होगी। तो यह अन्य पुरुष में लिखी जाती है। अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन, सीधे सीधे किसी व्यक्ति का नाम लेकर के लिखा जाता है। श्री जो भी नाम है ABCD क ख ग घ, आपको यह आदेश दिया जाता है, यह आपने यह नहीं किया इसलिए आपको यह दिया जाता है, इस प्रकार की रहता है। जैसे इसके वाक्यों में सूचित करें, जानकारी दें, स्पष्ट करें, आचरण में, तमाम इस तरह की बातें आदेश में शामिल होती हैं। अब इसका प्रारूप यदि आप देखें तो प्रारूप भी इसी तरह से होता है। सबसे ऊपर संख्या रहेगी, संख्या के नीचे फिर भारत सरकार, चूँकि कार्यालय भारत सरकार का है, फिर कार्यालय का नाम होगा, उसके नीचे स्थान होगा जहां आपका पता है और दिनांक, और उसके नीचे आदेश लिखा रहेगा। अब आप देखिए आदेश और बाकी सरकारी कार्यालय आदेश, इन सब का प्रारूप लगभग एक ही होता है, खाली नीचे बदल दिया जाता है। उसके बाद जो आप आदेश लिखना है, बिना बताए छुट्टी पर हैं तो आप क्यों हैं, इस प्रकार की चीज़ों का उसमें विवरण रहता है। इसके बाद अगला आता है कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग हमेशा मंत्रालयों के बीच पत्र व्यवहार के लिए होता है। जैसे मान लीजिए गृह मंत्रालय लिखती है
वाणिज्य मंत्रालय को, या इस प्रकार के एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में जब कोई भी पत्राचार होता है तो वह कार्यालय ज्ञापन के रूप में होता है। अन्य विभागों के साथ भी इस प्रकार के प्रारूप का प्रयोग होता है पत्राचार में। और संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ भी जब करते हैं, जैसे मान लीजिए आप जिस मंत्रालय में हैं उसके संबंध जो भी कार्यालय उनके साथ करने में होता है। उसके बाद आपके विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों से सूचना मांगने, देने, भेजने के लिए भी होता है। तो इसका प्रारूप और इसके पहले जो मैंने बताया आदेश लगभग समान रूप में होता है, पर अंतर क्या है? आदेश जो बनता है, आदेश में आपकी भाषा आदेशात्मक होती है और इसमें आदेशात्मक नहीं होती है कार्यालय ज्ञापन में। इसके बाद आप परिपत्र में आते हैं। परिपत्र का प्रयोग होता है कि एक मंत्रालय या एक विभागीय कार्यालय अपने ही कार्यालय के अंतर्गत या अपने ही अधीनस्थ के अंतर्गत किसी जानकारी देने के लिए या कोई सूचना मांगने के लिए इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में इसे सर्कुलर कहा जाता है। यह आंतरिक होता है, यह कार्यालय के बाहर नहीं जाता और यह पत्राचार का रूप नहीं है। भले इसको पत्राचार में शामिल कर लिया गया पर पत्राचार का रूप नहीं है। इसका भी प्रारूप देखें अगर हम, तो इसमें सबसे ऊपर संख्या, उसके नीचे भारत सरकार, फिर आपके कार्यालय का नाम, फिर स्थान, दिनांक। प्रारूप लगभग सबका लेटर हेड इसी प्रकार का जाता है और उसमें कार्यालय ज्ञापन लिखा रहता है। कार्यालय ज्ञापन जैसे मान लीजिए महंगाई भत्ता दिया जाना, तो विषय लिख करके विषय कुछ एक नाम डाल दिया जाता है और उसके ऊपर फिर अन्य विवरण रहता है। इसमें भी महोदय महोदया का प्रयोग नहीं होता है। और जब पत्र समाप्त होता है तो उसमें अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर रहता है, भवदीय वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर किस किस को देना है उसका विवरण रहता है, जैसे संख्या, भारत सरकार, कार्यालय, इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। मित्रों, आज की इस कार्यशाला में हमने चर्चा किया विभिन्न प्रकार के पत्रों के बारे में, उनके प्रारूप के बारे में, कैसे जारी होता है। बाकी इसके संदर्भ आप किसी मंत्रालय या किसी विभाग के वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसका लेटर हेड कई बार विभाग अपने अनुसार डिज़ाइन कर लेता है, तो आप अपने विभागों में देख सकते हैं। बाकी इस सत्र से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वह प्रश्न हम आपको गूगल फॉर्म में उपलब्ध कराएंगे और आपसे यह अपेक्षा रहेगी कि उन प्रश्नों का जवाब दे करके आप अपना ज्ञान और आपने क्या सीखा उसकी समीक्षा कर सकते हैं।